नमस्कार मित्रों, मैं राम मोहन उपाध्याय अपने YouTube चैनल वेदिका उपाध्याय में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम लोग करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। सभी प्रश्न आगामी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा, PCS 2022 प्रारंभिक परीक्षा, राजस्थान स्कूल लेक्चरर परीक्षा आदि के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें पहला है, देश के प्रथम CDS जनरल बिपिन रावत की तमिलनाडु के नीलगिरी जिले के कुन्नूर में 8 दिसंबर 2021 को हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई। तो यह कथन पूर्ण रूपेण सही है। हमारे देश के प्रथम CDS चीफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत जो है 18 दिसंबर 2021 को एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में अपनी पत्नी मधुलिका सहित 12 अन्य सैन्यकर्मियों के साथ जो है भ्रमण पे थे और उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, तो उसमें सभी लोगों की मृत्यु हो गई। तो विकल्प ए कथन ए हमारा सही है। हमारा दूसरा कथन है, इस दुर्घटना में कुल 14 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। यह कथन भी सही हो गया। अभी मैंने आपको बताया जनरल बिपिन रावत नंबर 1, उनकी पत्नी मधुलिका 2 और 12 अन्य सैन्यकर्मी, जिनमें से एक थे वरुण सिंह। यह कुछ दिनों तक जीवित रहे थे, लगभग 6 दिनों बाद इनकी मृत्यु हुई थी, लेकिन सभी 14 लोग जो है शहीद हो गए। तो विकल्प बी भी हमारा सही है। विकल्प सी है, जनरल बिपिन रावत अपनी पत्नी एवं अन्य सैन्य अधिकारियों के साथ सेना के Mi-17V5 हेलीकॉप्टर से यात्रा कर रहे थे। यह कथन भी सही है। जनरल बिपिन रावत जो है किस हेलीकॉप्टर से जो है यात्रा कर रहे थे? वह आपका है Mi-17V5 हेलीकॉप्टर। और अगला है, दुर्घटना के कारणों की जांच के लिए जनरल मुकुंद नरवणे की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। यह कथन गलत है। दुर्घटना के कारणों की जांच के लिए जो है जनरल मुकुंद नरवणे की अध्यक्षता में एक समिति का गठन नहीं किया गया था, बल्कि जो है एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह की अध्यक्षता में जो है तीनों सेनाओं का एक एकीकृत दल का गठन रक्षा मंत्रालय के द्वारा किया गया है। प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि इनको जो है या प्रथम CDS कब बनाया गया था जनरल बिपिन रावत को? तो 1 जनवरी 2020 को जो है इनको प्रथम CDS बनाया गया था। हमारा अगला कथन है, जनरल बिपिन रावत को मरणोपरांत भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। यह कथन भी सही है। 25 जनवरी 2022 को जो है इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई। तो विकल्प ई भी हमारा सही। तो विकल्प डी हमारा सही आंसर है। मित्रों, आगे बढ़ने से पूर्व आपसे अनुरोध है, आप वीडियो को देखने के पश्चात चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिसके माध्यम से आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त हो जाए। दूसरा प्रश्न है, पैरालंपिक खेल में 3 बार पदक जीतने वाला पहला भारतीय खिलाड़ी कौन बना? तो पैरालंपिक खेल में 3 बार पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने देवेंद्र झाझरिया। विकल्प भी हमारा सही आंसर है। देवेंद्र झाझरिया जो है जेवलिन थ्रो मतलब भाला फेंक प्रतियोगिता से संबंधित हैं और इन्होंने कुल 2021 टोक्यो पैरालंपिक खेल को देखा जाए तो मिलाकर कुल 3 बार जो है इन्होंने पदक जीता। ठीक है। और इसके पूर्व 2021 के पैरालंपिक या टोक्यो पैरालंपिक खेल के पूर्व जो है 2 बार जो है इन्होंने स्वर्ण पदक या गोल्ड मेडल जीता था। 2004 में एथेंस पैरालंपिक में और
2016 में, 2004 में एथेंस ओलंपिक और 2016 में रियो डी जेनेरियो ओलंपिक में जो है इन्होंने स्वर्ण जीता था, और 2021 के टोक्यो ओलंपिक में एक रजत पदक ही जीत पाए थे। तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी, देवेंद्र झाझरिया। और देवेंद्र झाझरिया जो है राजस्थान के चूरू जिले से हैं, राजस्थान के चूरू जिले से संबंधित हैं या वहाँ के निवासी हैं। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व चैंपियन में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष शटलर बने। तो विश्व चैंपियन में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष शटलर किदाम्बी श्रीकांत हैं। विकल्प सी हमारा सही आंसर है। विश्व चैंपियनशिप मतलब विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021, इसका आयोजन जो है स्पेन के हुएलवा में किया गया था, और यह आयोजन जो है 12 से 19 दिसंबर 2021 के मध्य किया गया था, और इसमें भारत की तरफ से जो है किदाम्बी श्रीकांत जो है रजत पदक जीते थे, और ऐसा कारनामा करने वाले भारत के पहले खिलाड़ी हैं। और इसमें देखा जाए विजेता कौन था, तो इसके विजेता हैं लोह कीन एब, ये सिंगापुर के खिलाड़ी हैं, सिंगापुर के बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। और इसमें एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा कि इस प्रतियोगिता में जो है कांस्य पदक भी भारतीय खिलाड़ी के नाम रहा, उनका नाम है लक्ष्य सेन को ही सेमीफाइनल में हराकर के श्रीकांत ने जो है फाइनल में प्रवेश किया था। ठीक है। और विश्व चैंपियनशिप में जो है भारत के लिए पहली बार कोई पदक जीतने वाला व्यक्ति था प्रकाश पादुकोण थे। इन्होंने 1983 में पुरुषों के एकल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता था, और रजत पूछा जाएगा तो आएंगे किदाम्बी श्रीकांत। एक चीज़ यहाँ पे और आपको बताना चाहूँगा, अगर मान लीजिए पूछ लिया जाए विश्व चैंपियनशिप या विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021 में महिला एकल विजेता कौन है, तो महिला एकल विजेता में हैं अकाने थामागुची, और यह जापान की खिलाड़ी है। तो इसमें हमारा सही आंसर है विकल्प सी। हमारा अगला प्रश्न है, अभी हाल में ही यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में किस राज्य की दुर्गा पूजा को सम्मिलित किया गया है। तो दुर्गा पूजा जो है भारत में सबसे प्रसिद्ध है कोलकाता की, तो कोलकाता की जो है दुर्गा पूजा को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में सम्मिलित किया गया है। विकल्प भी हमारा सही आंसर है। अब यह है कि अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची या अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का है, तो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का अर्थ होता है कि प्रथाओं, प्रतिनिधित्व, अभिव्यक्त, ज्ञान, कौशल, साथ ही उपकरणों, वस्तुओं, कलाकृतियों और उनसे जुड़े सांस्कृतिक स्थल, जिन्हें समुदाय, समूह और कुछ मामलों में व्यक्ति अपनी सांस्कृतिक विरासत के एक हिस्से के रूप में पहचाना जाता है या पहचाने जाते हों। साथ ही साथ जो है इसका महत्व केवल सांस्कृतिक अभिव्यक्ति में ही नहीं बल्कि ज्ञान और कौशल की समृद्धि में भी होता है, जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होती है। तो कोलकाता की दुर्गा पूजा को जो है इसमें सम्मिलित किया गया है। और देखा जाए तो वर्तमान में जो है कुल 14 अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है भारत की। तो विकल्प भी हमारा सही आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, 15 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए टीकाकरण प्रारंभ हुआ था। कब प्रारंभ हुआ था? 3 जनवरी 2022 को 15 से 18 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए टीकाकरण प्रारंभ किया गया था। अगर बूस्टर डोज पूछ लिया जाए कि बूस्टर डोज कोरोना वायरस के लिए या 60 वर्ष से ऊपर के वृद्धों के लिए बूस्टर डोज का प्रारंभ किया गया, तो 10 जनवरी 2022
2022 को बूस्टर डोज का प्रारंभ किया था। भारत में टीकाकरण का प्रारंभ कब से हुआ था? तो टीकाकरण का प्रारंभ जो है 16 जनवरी 2021 से हुआ था। पहली बार जो भारत में कोरोना का टीका लगा था। तो हमारा सही आंसर विकल्प बी 3 जनवरी 2022। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2021 में अब तक के सबसे विशाल टेलीस्कोप जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का प्रक्षेपण किस संस्था के द्वारा किया गया? तो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का परीक्षण जो है नासा के द्वारा किया गया। विकल्प बी हमारा सही आंसर है। नासा ने इसका प्रक्षेपण जो है 25 दिसंबर 2021 को फ्रेंच गुयाना, कहाँ से? फ्रेंच गुयाना से जो है, या फ्रेंच गुयाना के एरियन स्पेस से एरियन 5 रॉकेट के द्वारा रॉकेट के द्वारा इसका प्रक्षेपण किया है। और इसका जो है, इसका पहले नाम था अगली पीढ़ी का टेलीस्कोप, लेकिन बाद में इसका नामकरण जो है 1961 से लेकर 68 तक के नासा के प्रसिद्ध वैज्ञानिक जेम्स एडविन वेब के नाम पर जो है इसका नाम जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप रख दिया गया। तो विकल्प भी हमारा सही आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, फोर्ब्स की 2021 की सूची में विश्व के सर्वाधिक शक्तिशाली महिला कौन है? तो फोर्ब्स ने जो 2021 की अपनी विश्व के सर्वाधिक महिलाओं की सूची जारी की है, जिनमें 100 महिलाएं होती हैं। तो टॉप 100 महिलाओं की, शक्तिशाली महिलाओं की जो सूची जारी हुई है, उसमें मैकेंजी स्कॉट जो है प्रथम स्थान पे है। विकल्प बी हमारा सही आंसर है। और मैकेंजी स्कॉट जो है अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस की पत्नी है, जिनका उनसे अब तलाक हो चुका है। तो विश्व के सर्वाधिक शक्तिशाली महिला है मैकेंजी स्कॉट। विकल्प भी हमारा सही आंसर है। और अगर द्वितीय स्थान पे पूछ दिया जाए तो द्वितीय स्थान पर कमला हैरिस अमेरिका की उपराष्ट्रपति हैं। और तृतीय स्थान पर क्रिस्टीना लेगार्ड जो कि फ्रांस से संबंधित हैं। हमारा अगला प्रश्न है, फोर्ब्स 2021 की सूची में विश्व की सर्वाधिक 100 शक्तिशाली महिलाओं में भारत की कितनी महिलाओं को स्थान मिला है? तो फोर्ब्स ने 2021 की जो 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची जारी की है, उसमें भारत की कुल 4 महिलाओं को स्थान मिला है। विकल्प सी हमारा सही आंसर है। और इन 4 महिलाओं में जो है नंबर 1 पे आती हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। इनको जो है इस सूची में 37वां स्थान प्राप्त हुआ है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को इस सूची में 37वां स्थान प्राप्त हुआ, काफी इम्पोर्टेंट है। और दूसरे नंबर पे हैं रोशनी नाडर मल्होत्रा को इस सूची में 52वां स्थान प्राप्त हुआ है। और वह HCL के संस्थापक शिव नाडर की पुत्री हैं। तीसरे नंबर पर इस सूची में किरण मजूमदार शाह को मिला है। और किरण मजूमदार शाह का जो स्थान है वह 72वां स्थान है। किरण मजूमदार शाह जो हैं बायोकॉन की जो है चेयरपर्सन हैं। और चौथे स्थान पे है फागुनी नायर को इस सूची में 88वां स्थान प्राप्त हुआ है। और फागुनी नायर जो हैं सौंदर्य उत्पाद की प्रमुख कंपनी नायका की संस्थापक और CEO हैं। तो भारत की कुल 4 महिलाओं को स्थान मिला है, जिनमें नंबर 1 पे निर्मला सीतारमण 37वें स्थान पे हैं। दूसरे नंबर पे है रोशनी नाडर मल्होत्रा 52वें स्थान पे हैं। तीसरे हैं किरण मजूमदार शाह 72वें स्थान पे हैं। और चौथे हैं फागुनी नायर जो कि 88वें स्थान पर हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल में ही
किसे जर्मनी का नया चांसलर नियुक्त किया गया है? तो जर्मनी का नया चांसलर ओलाफ शोल्ज को नियुक्त किया गया। विकल्प बी हमारा सही आंसर है। और ओलाफ शोल्ज ने जो है रिप्लेस किया है एंजेला मार्कल को। एंजेला मार्कल जो है लगभग 16 साल तक जर्मनी की चांसलर रही। 2005 से लेकर 2021 तक जर्मनी की चांसलर बनी रही। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है 8 दिसंबर 2021 को रिजर्व बैंक द्वारा जारी मौद्रिक नीति में रेपो दर एवं बैंक दर क्रमशः है। तो 8 दिसंबर 2021 को जो रिजर्व बैंक ने अपनी 5वीं वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए जो 5वीं मौद्रिक नीति जारी की है, उसमें अगर देखा जाए तो रेपो दर 4% है, रेपो दर 4% है। और पूछा जा रहा है बैंक दर, तो बैंक दर जो है 4.25%। तो विकल्प बी हमारा सही आंसर है। रेपो दर कितनी है? 4% और बैंक दर है 4.25%। इसमें एक होता है रिवर्स रेपो दर। रिवर्स रेपो दर जो है 3.35% की है। ठीक है, एक होता है CRR नगद आरक्षण अनुपात। तो नगद आरक्षण अनुपात है 4%। ठीक है, तो विकल्प भी हमारा सही आंसर है। 11वां प्रश्न है, 11वां में अंतिम प्रश्न है, दिसंबर 2021 में निम्नलिखित में से किसे रेलवे बोर्ड का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो रेलवे बोर्ड का नया चेयरमैन दिसंबर 2021 में विनय कुमार त्रिपाठी को नियुक्त किया गया। विकल्प डी हमारा सही आंसर है। विनय कुमार त्रिपाठी चेयरमैन बनने के पहले उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक थे और 1 जनवरी 2022 से इनका कार्यकाल शुरू हुआ है और 30 जून 2022 तक रहेगा। लेकिन इनको जो है 6 माह का विस्तार भी दिया गया है। 6 माह का विस्तार भी दिया गया है। तो विकल्प डी हमारा सही आंसर है। मित्रों, इस वीडियो में मैंने करंट अफेयर्स के 11 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की है। वैसे इस वीडियो को मैंने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के निमित्त बनाया है, लेकिन सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा, साथ ही साथ जो है इसे शेयर कर अपने मित्रों को भी शेयर कीजिएगा। आप सभी को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।